बच्चों हम वैदिक जीवन यह पाठ में हम क्या वैदिक संस्कृति या पाठ में हम देखेंगे 4.4 धार्मिक संकल्पना है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या देखा तो 4.1, 4.2, 4.3 देखा। इसमें 4.1 में देखो वैदिक साहित्य, सेकेंड में देखा परिवार व्यवस्था दैनिक जीवन, और थर्ड में देखा खेती पशुपालन आर्थिक और सामाजिक जीवन। ठीक है, तो हम देखते हैं धार्मिक संकल्पनाएं। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियाँ, मतलब प्रकृति से जो निर्मित है ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं इनको देवता का स्वरूप मान लिया गया था। और यह जो शक्तियाँ हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ जो है वो जीवनदायी सिद्ध हो तो इसके लिए वेदों में उनकी क्या की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी उनके लिए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है अर्पण करते थे। उस पदार्थों को हवि कहते हैं। आपको पता है राजा महाराजा लोगों के यहाँ जब यज्ञ होता था, जब तो राज दरबार में जब यज्ञ हो रहा है या ऋषि के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो इस प्रकार का स्वरूप रहता था। ठीक है, ये यज्ञ होता था और इसमें पदार्थों की आहुति दी जाती थी। ठीक है, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न प्रकार के पदार्थ अर्पित करते थे और इसे ही हवि कहते हैं। इस प्रकार अग्नि में हवि अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते हैं। प्रारंभ में ये जो पदार्थ अर्पित करते हैं इसे हवि अर्पित करते थे और यह विधि को यज्ञ बोलते थे, यज्ञ कहते हैं। प्रारंभ में यज्ञ विधियों का स्वरूप जो था वो सीधा साधा था। कालांतर में यज्ञ के नियम अधिक कठोर होते गए, मतलब बहुत ज़्यादा पहले सरल था लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा कठिन हुआ, कठोर होते गया और इससे यज्ञ विधि कार्य जटिल होता गया। परिणाम था पुरोहितों का महत्व जो है वो बढ़ता गया। जो पुरोहित पांडित्य लोग हैं, पंडित जो ब्राह्मण लोग हैं, उनका जो महत्व है वो समाज में बढ़ता गया। और सृष्टि का व्यवहार, जैसे सृष्टि के व्यवहार कैसे चलता है इसका भी विचार वैदिक युग के लोगों ने किया था। देखो सृष्टि का व्यवहार कैसे चल रहा है तो इसका भी विचार वैदिक युग के लोगों ने किया था। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आता है और वर्षा काल के बाद क्या आता है, शीतकाल। ग्रीष्म काल के बाद आएगा वर्षा काल और वर्षा काल के बाद आएगा शीतकाल, मतलब धूप काल आता है, फिर रेनी सीजन स्टार्ट होता है, फिर बाद में क्या होता है, शीतकाल, मतलब ठंडी का मौसम शुरू होता है। तो यह सृष्टि का नियमित चक्र है जो कि घूमते ही रहता है, एक ऋतु के बाद दूसरे ऋतु का जो है वो चक्र घूमते ही रहता है। तो सृष्टि का चक्र और उसकी गति द्वारा घूमने वाले जीवन चक्रों को वेदकालीन लोगों ने ऋतु नाम दिया है। क्या नाम दिया है, ऋतु। सृष्टि का चक्र और उसकी घूमने की गति, तो घूमने वाले जीवन चक्रों को इन्होंने वेदकालीन लोगों ने ऋतु यह नाम दे दिया, ऋतु नाम दिया था। सभी सजीवों का जीवन सृष्टि के चक्र का ही एक अंग है। सभी जीवन मतलब सभी जो सजीव है या जीवन मात्र लोग हैं तो उनका जीवन सृष्टि के चक्र का ही एक अंग है। सृष्टि के चक्र में दोष उत्पन्न होने पर संकट आते हैं। सृष्टि का जो चक्र है इसमें दोष उत्पन्न हो गए तो इसमें संकट आते हैं। ऐसा न हो इसलिए प्रत्येक को सावधानी बरतनी होती है। किसी को भी सृष्टि के नियमों का भंग नहीं करना चाहिए। देखो जैसे आए दिन पेड़ों की कत्ल होती है, पेड़ काटे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है ना, धूप ज़्यादा मिलती है। लेकिन वृक्षों की कटाई हो रही है इसलिए हमें बहुत सारे हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल पाता। इसलिए हमें सावधानी बरतनी है कि वृक्ष लगाने हैं, पेड़ों को जगाना है। किसी को भी सृष्टि के नियमों का भंग नहीं करना चाहिए और ऐसा आचरण करना ही धर्म का पालन करना है, ऐसा माना जाता है। देखो किसी को भी सृष्टि के जो ये नियम है बनाए गए इनका भंग करना नहीं चाहिए और ऐसा ही आचरण मतलब अपना व्यवहार रखना है, ऐसे माना जाता है। देखो चलो विचार विमर्श करो। तो सृष्टि के चक्र में दोष किस कारण उत्पन्न हो सकते हैं, वे दोष उत्पन्न न हो इसके लिए तुम कौन से प्रयास करोगे। जैसे बरसात कम हो तो पेयजल का नियोजन कैसे करोगे। अगर बारिश ही नहीं आए तो नदी नालियाँ झरने जलप्रपात जो समुंदर है इसमें पानी रहेगा क्या, उसका स्टॉक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, नियोजन के प्लानिंग करनी चाहिए, ये आपको लिखना है। 4.5 देखिए शासन व्यवस्था। वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक व्यक्ति होता था। वैदिक युग
वैदिक युग की बात चली है, क्योंकि वैदिक संस्कृति ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। आज के समाज जीवन के बारे में चर्चा नहीं करें, जो प्राचीन हो चुकी है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था। ग्राम मतलब खेड़ा मतलब गाँव, है ना। तो इसका एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ग्रामणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामणी कहते हैं। कई ग्रामों के समूह को विश कहते थे। जैसे ग्रामणी, आपको पता है गांव में एक मुखिया होता है ना, उसके ही भरोसे सब गांव का कारभार जो है वो चलता है या कामकाज चलता है। तो इस प्रकार उसे ग्रामणी कहते हैं। और कई ग्रामों के समूह को, जो बहुत सारे गांव जुट जाते हैं और बहुत सारे गांव मिलकर उनका समूह मतलब एक ग्रुप बन जाता है, उसको विश कहते हैं। उसके प्रमुख को विशपति कहते हैं। मतलब देखो 10 से 12 गांव एकजुट हो गए, मिल गए, उनका एक ग्रुप समूह बन गया। मतलब 10 से 12 आपके जो मित्र हैं वो जमा हो गए, ठीक है, खेलने के लिए। उनका एक ग्रुप बन गया, लेकिन उनका भी एक कैप्टन होता है कि वो जैसे बोलेगा वैसे ही हम खेल में नियम बनाते हैं। मतलब खेल के नियमों का हमें पालन करना होता है कि उसने जो कहा वो, मतलब वो हो गया खेल का कप्तान, ठीक है। उसी प्रकार गांव होते हैं, 10 से 12 गांव जो है वो एकत्रित आते हैं, उनका एक ग्रुप समूह तैयार होता है और उसमें से एक मुखिया चुना जाता है। उसे क्या कहते हैं? मतलब पूरे गाँव का जो ग्रुप है वो पूरे गांव के ग्रुप को बोलते हैं विश, और उसमें जो एक मुखिया चुना जाता है उसे कहते हैं विशपति। समझ में आपको? तो कई विश मिलकर जन बन जाते हैं। कई विश मिलकर मतलब कई गांव का समूह बनकर जन बन जाते हैं। कालांतर में जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता है, कालांतर में क्या होता है, मतलब दिन ब दिन बहुत दिनों बाद, जैसे जब यह जन जो है किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता है, मतलब ये जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता है, मतलब वहाँ पे ही वो बच जाता है, तो तब उस प्रदेश को जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। जन के प्रमुख को ध्रुप अथवा राजा कहा जाता है। देखो, एक विशिष्ट प्रदेश में वो जो जन है वो स्थायी हो जाता है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा, उसमें वो स्थायी हो जाएगा और उस प्रदेश को जनपद कहते हैं। और जन के प्रमुख को ध्रुप मतलब क्या होता है? राजा कहा जाता है। प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना, सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना राजा के कर्तव्य है। देखो, एक राजा होता है और उसकी प्रजा होती है, उसका एक गांव होता है या उसका एक पर्टिकुलर प्रदेश होता है ना। तो उसका वो मुखिया होता है, राजा होता है, और वो अपना उनके राजा की जो प्रजा रहती है वो प्रजा की रक्षा करना उसका कर्तव्य रहता है। कर इकट्ठा करना, जमीन पे कर वसूली करना, सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना, ये उसके राजा के कर्तव्य होते हैं। राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलाने के लिए राजा सहायकों के रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है। देखो, राज्य की शासन व्यवस्था जो है वो उत्तम पद्धति से चलाना है, इसके लिए राजा क्या कर रहा है कि सहायक जो व्यक्ति होते हैं या जो राजा के सहायक लोग होते हैं उनके रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है ना। अधिकारियों का प्रबंधन करता है। इन अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनापति विशेष महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। देखो, जैसे राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलाना है तो राजा सहायकों के रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और इन अधिकारियों में पुरोहित अथवा सेनापति विशेष महत्वपूर्ण अधिकारी है। पुरोहित जो वर्ग है या सेनापति विशेष महत्वपूर्ण अधिकारी रहते हैं। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारों को भागदूत कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कर वसूली करते हैं, टैक्स लेते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको, वो अधिकारी को भागदूत कहते हैं। भाग का अर्थ हिस्सा होता है। भाग का हिस्सा क्या हो रहा है? भाग का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? हिस्सा। जन की आय में राजा का भाग इकट्ठा करने वाला अधिकारी भागदूत था। देखो, जैसे जन की आय में राजा का भाग इकट्ठा करने वाला जो अधिकारी है ये भागदूत था, और राजा को मार्गदर्शक करने हेतु सभा समिति विद्य और जन, ये 4 संस्थाएं थी। कौन कौन सी संस्थाएं? ये देखिए, राजा को मार्गदर्शन करने के लिए सभा, समिति, विदत और जन, ये 4 संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में राज्य के लोग सहभागी होते थे। जैसे सभा जो संस्था है वो समिति है,
विदत ये एक संस्था है और जन संस्था। तो यह संस्थाओं में राज्य के लोग सहभागी होते थे। सभा और विदत संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी सहभाग था। देखो, सभा और विदत संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी सहभाग दिखाई देता है। राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों के मंडल को सभा कहते थे। क्या कहते थे? सभा कहते थे। तथा लोगों की साधारण बैठक को समिति कहते थे। जैसे राज्य के वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति जो है उनका एक मंडल होता था। राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति, तो उनका एक मंडल था, उन्हें सभा कहते थे। और समिति के लोगों का सहभाग भी इसमें रहता था। जैसे लोगों की साधारण बैठक को, लोग भी रहते थे उसमें, तो वो साधारण बैठक को समिति कहते थे। आगे चलकर वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। जैसे जैसे दिन जाते गए तो आगे चलते चलते वैदिक विचारधारा में स्मृति पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। स्मृति और पुराण, आपको पता है, विष्णु पुराण, स्मृति पुराण, विष्णु पुराण वगैरह, गरुड़ पुराण वगैरह, तो ये पुराणों का निर्माण हुआ। वेद, स्मृति, पुराण स्थानिक लोक धारणाएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से पहचानी जाने लगी। देखो, वेद, स्मृति, पुराण और स्थानिक लोक धारणाएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधारा जो लोगों ने एक्सेप्ट की थी, तो ये धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से पहचाने जाने लगी। प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर वैदिक विचारधारा से भिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को वैदिक विचारधारा से भिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में थी। अगले पाठ में हम क्या देखेंगे? हम उन विचारधाराओं का परिचय करेंगे। कौन सी विचारधाराओं का? जो धार्मिक विचारधाराएं लोगों में, जैसे धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में आई थी प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर। यज्ञ विधि भी चलते थे और वर्ण व्यवस्था थी, इसके लेकर जो वैदिक विचारधाराएं सामने आई थी, तो धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में आ गई थी। इसका विचार हम अगले पाठ में करेंगे, या इसकी पढ़ाई हम अगले पाठ में करेंगे। थैंक यू।